तो जॉब से अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। इस वक्त हमारे साथ है पुलिस सब इंस्पेक्टर साजिद अहमद सर। तो सर, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जॉब से अलार्म फाउंडेशन का मकसद क्या है। नागपुर शहर और अतराफ़ के जो भी ज़िले हैं वहाँ के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इसी मकसद से हमने ये NGO बनाया जिसमें हम लोग कंटिन्यू हर हफ्ते वेबिनार और सेमिनार कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा। और पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स इनके इंटरव्यू भी ले रहे हैं जिससे बच्चों को गाइडेंस डायरेक्टली मिल जाए, गाइडेंस के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो इसी मकसद से आज हम आपके पास आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर आपके जब आप स्टूडेंट थे तो उस वक्त कैसी लाइफ थी आपकी और फिर कैसे आप पुलिस ऑफिसर बने। जी, मेरा नाम साजिद अहमद अब्दुल रशीद है। मैं बुल्ढाना से बिलोंग करता हूँ। छोटी फैमिली से हूँ। पिताजी मेरे ST डिपार्टमेंट में ड्राइवर थे। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, छोटी सी ज़िंदगी थी, दोस्त वगैरह थे, मस्ती भरी ज़िंदगी थी। स्कूल का टाइम जो था बहुत मस्ती भरा था। दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा शरारतें की। पढ़ाई में दिल लगता नहीं था, दोस्तों के साथ में ज़्यादा दिल लगता था। बाद में ऐसा हुआ, जब मैं 9th में था तो 9th में मैं फ़ेल हो गया। फ़ेल होने के बाद में जो मेरे अब्बा थे, पिताजी जो मेरे, तो वो बहुत गुस्से के थे। तो मुझे लगा कि आज मैं बहुत मार खाने वाला हूँ। रिज़ल्ट का दिन आ गया था, रिज़ल्ट आ गया था हाथ में, मैं भी फ़ेल हो चुका था। लगा कि अब घर पे जाके बहुत मार पड़ने वाली है। उस बीच ऐसा हुआ, घर पे गया तो वो पिताजी आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोले, क्या आपका 1 साल ख़त्म हो गया है, 1 साल में आपने जो किया, ये 1 साल का आपको आज पता नहीं चलेगा आपका नुकसान क्या हुआ है। ये आपको आपके आने वाली ज़िंदगी में पता चलेगा कि 1 साल का आपने कितना बड़ा नुकसान किया है। उस समय वो मार दे रहे तो शायद मैं ऑफिसर नहीं बनता था, क्योंकि चलो मैं फ़ेल हो गया, पिताजी ने मार दी, चलो मैं मेरी जो भी काम है वो चलते रहते थे। पर नहीं मारने की वजह से जो फ़र्क गिरा तो दिल पे, उसका असर दिल पे हुआ कि यार नहीं, 1 साल का जो अब्बा ने बताया है कि जो गलती हुई है 1 साल का आगे भुगतना पड़ेगा, वो दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका क्या बोलेंगे, दिल के ऊपर एक प्रेशर आ गया, साला ये गलत हो गया है। उसके बाद में 9th डबल से शुरू हो गई। बुल्ढाने का सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था मैं, भारत विद्यालय है, सबसे अच्छा स्कूल है बुल्ढाने का, जहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। वहाँ की टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स है, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। मराठी मीडियम स्कूल है, बचपन से मराठी पढ़ा हूँ। 9th में फिर मैंने फिर से एडमिशन, मतलब फिर से 9th शुरू हो गया। 9th शुरू होने के बाद में मुझे वहाँ पे दोस्त मिला मेरा, एक दीपक ढूंढने बोल के है, वो आज सब इंस्पेक्टर है अहमदनगर ज़िले में। वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, साई की तरफ से स्पोर्ट्स खेलता था बॉम्बे में। और फिर बुल्ढाना आ गया, बुल्ढाने में मेरी उसकी दोस्ती हो गई। फिर हमारा ग्रुप बन गया जिसमें आशीष अंबरकर, विशाल रेड्डी, दीपक, ऐसे हम सब मिल गए। अब ये पढ़ाई लिखाई में ज़रा होशियार थे, मैं तो बहुत ज़्यादा बंद था। मेरे जो दोस्त वगैरह उनको पता है मैं शरारती बहुत ज़्यादा था। फिर इसके साथ में अब ये रनिंग वगैरह करता था ग्राउंड के ऊपर। इसको देख के मैंने भी, जो हमारा स्कूल का गैदरिंग होता था, गैदरिंग के बाद में एक स्पोर्ट इवेंट्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें पार्टिसिपेट में उसने मुझे देखा भागते हुए, उसने बताया यार तू भागता बहुत अच्छा है, तू स्पोर्ट ज्वाइन कर। इसके बोलने पे मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया। स्पोर्ट ज्वाइन करके हमने 9th में ही फर्स्ट ईयर, मैं, दीपक ढोमने, अमित गधरे, प्रशांत रुईकर अभी डॉक्टर है, अमित गधरे अभी डॉक्टर है, ये दीपक ढोमने अभी सब इंस्पेक्टर है। ये अच्छे होशियार थे और साथ में गेम में भी थे, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे। इनके साथ ज्वाइन करने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम 9th में स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया। मुझे अच्छा लगा, चलो यार कुछ तो हो रहा है, मस्ती तो चली रही थी पर ये भी काम अच्छा हो गया। फिर पढ़ाई में भी इनको देख के पढ़ाई में दिल लगने लगा। उसके बाद में फेल नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ। उसके बाद 10th हुआ, 10th में भी हमने स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किए। 11 में स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किए, 12th में स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किए एथलेटिक्स में। बाद में फिर 12th में परसेंटेज भी अच्छा आया और साथ में गेम में होने की वजह से अब ये था कि चलो यार कुछ ना कुछ जॉब लेना है। पढ़ने की तो बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन सोचे पढ़ने के साथ में अगर अर्निंग सोर्स भी हो जाए तो बेटर रहेगा। तो इसलिए पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। हमारे साथ में हमारे दोस्ताने वाले थे, सब ग्रुप बन गया हमारा। वसीम भाई थे, उसके बाद में नसीम भाई थे, इरफान भाई है, ये सब हमारा सा एक ग्रुप बन गया। उसमें दीपक भी आ गया, दीपक भी हमारे साथ में ज्वाइन किया। ऐसा हमने ग्रुप बनाया और भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। भर्ती में हम गए, भर्ती में हमारे बहुत से अच्छे अनुभव आए हमें। हर जगह जाते थे, जैसे नागपुर, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद,
भर्ती हुई है। तो दुनियादारी भी समझ में आई, घर से तो निकल गए थे, पैसे कम रहते थे, पर उसमें भर्ती में एडजस्ट करना पड़ता था, सब करना पड़ता था। फिर सारे दोस्त आने वालों का नेचर कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें सामने आई। बाद में मैंने तकरीबन 7-8 भर्ती मारा। बहुत अच्छा था मैं भर्ती गेम में, अच्छे गेम में होने की वजह से मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, और मराठी मीडियम से होने की वजह से मुझे पेपर मार्क्स भी अच्छे आते थे, पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। फिर देखा है कि सब स्वाद के भर्ती हो रहे हैं, अपने में कमी कहाँ पे है। खुद को देखा यार, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। कभी पेपर में जो अपने रिटर्न होता है उसमें कभी मार्क कम हो जाते हैं, तो कभी फिज़िकल में। तो ये दोनों को बराबर बनाते हुए फिर नागपुर में भर्ती निकली 2005 को, कांस्टेबल की भर्ती थी, और अल्लाह के करम से वो भर्ती के अंदर मैं 3rd मेरिट आया यहाँ पे। मतलब खुद का मैंने खुद देखा पहले अंदर में कहाँ कमी हूँ, मेरे में क्या कमी है, वो देख कर मुझे फिर जो भी आगे आया। बाद में फिर मैं नागपुर सिटी में, जो कि 650 की भर्ती थी, जिसमें हज़ारों लोग आए थे, उस भर्ती में मैं 3रा मेरिट आया। बहुत अच्छा लगा, चलो इतनी मेहनत की और मेहनत का फल मिल गया। फिर उसके साथ में अब भर्ती हो गए, पुलिस के अंदर आ गए, नागपुर सिटी के अंदर ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग कर रहे। बाद में वापस आए, वापस आने के बाद में मेरा ग्रेजुएशन रहा था, बाकी था, मेरा फाइनल ईयर बाकी था। आने के बाद में मैंने तुरंत फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दिया, और अल्लाह के करम से वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पर मैंने फाइनल ईयर क्लियर कर दिया, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये देखे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है PSI का, तो वो देना चाहिए। साथ में तो मैं दे ही रहा था। मुझे मतलब पुलिस से अच्छा मुझे लगता था कि बाहर बाबूगिरी काम करना, बाबूगिरी का कोई तो भी एक आधा बाबू बन जाना, एक आधे ऑफिस में बैठ जाना, 10 से 5 अपनी नौकरी चलती है बढ़िया, वो मेरा एम था। पर ऐसा हुआ क्या, उसके वो एम के साथ में मैं PSI का देखने लगा कि चलो PSI ऑफिसर भी अच्छा होता है, एग्ज़ाम देंगे। दिए एग्ज़ाम, एक बार दिए नहीं हुआ, 2 बार दिए नहीं हुआ, तीसरे बारी में कोई कंडीशन में अच्छा। मैं बुल्ढाना ज़िला से हम 8 लोग लगे थे वो टाइम पे। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, हज़ारों लोगों ने एग्ज़ाम दिए, लेकिन हम बुल्ढाना ज़िले से सिर्फ 8 लोग लग पाए। उन 8 में फर्स्ट मैं था। मतलब मुझे वो टाइम पे इतना अच्छा लगता था कि रिज़ल्ट आया नहीं था, तो मुझे पता था यार बुल्ढाना ज़िले में अगर कोई लगेगा तो मैं लगूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे हैं, मेरे अलावा दूसरा कोई लगेगा नहीं। और कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि अगर होता है तो मेरा होगा। और अलग क्रम से हुआ, PSI का हो गया। PSI होने के बाद में हम ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग की हमने MPA के अंदर। वहाँ पे हमको सारी अच्छी बुरी बातें सिखाई गई, अच्छी बातें बताई गई, कैसा अच्छा होता है, बुरी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ से बचना चाहिए, सारी चीज़ें बताए। वेल ट्रेन होने के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग नागपुर मिली। एक ही दुआ की थी कि बस नागपुर सिटी नहीं मिलनी चाहिए, पूरा महाराष्ट्र मिला तो चलेगा। और वो ऐसा होगा पूरा महाराष्ट्र तो नहीं मिला, पर नागपुर सिटी मिली। नागपुर सिटी का सुना था कि नागपुर सिटी के अंदर काम बहुत होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, PSI को सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। तो बस दुआ करते थे यार PSI हो गया, नागपुर सिटी नहीं मिलना चाहिए। पर वो क्या बोलते हैं ना उसको, कि हम जो सोचते वैसा नहीं होता। चलो सब महाराष्ट्र छूट गया और नागपुर सिटी में ट्रांसफ़र हो गया। 2014 में हम नागपुर सिटी में आए। यहाँ पे अलग क्रम से बढ़िया चला, सोनेगांव पुलिस स्टेशन मिला, अच्छा काम किए यहाँ पे। तो इसमें सारी बातों में एक देखने को मिला है कि चलो मौज मस्ती चलती है, कॉलेज का टाइम होता है, मौज मस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी लिमिट्स है। उसके साथ में तुम्हें पढ़ाई भी करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ में तुम्हारे घर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कि अगर मिडिल क्लास हो, छोटे मतलब गरीब घर से हो, तो तुम्हारा काम है अर्निंग सोर्स पे भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि चलो दोस्तों मौज मस्ती कर रहे हैं या बस पढ़ाई ही कर रहे हैं। ये भी गलत है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। कभी कभी क्या हो जाता है, मेरे साथ में कुछ लोग थे जो पढ़ाई में बहुत आगे थे, लेकिन उनको पढ़ाई के सिवा कुछ दिखता नहीं था। उन्होंने सिर्फ डिग्रियाँ ली, उन्होंने ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ध्यान दिया, ना अर्निंग सोर्स पे ध्यान दिया। उनका बस एक ही एम था, बस डिग्री, ग्रेजुएशन कर लो, MA कर लो। ऐसे लोग अभी मुझे बहुत बताते वक्त बुरा लगता है। कुछ लोग मेरे ऐसे साथी थे कि जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन वो इसके अंदर सक्सेस नहीं हुए। क्या उनको अर्निंग सोर्स नहीं मिला, या फिर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, अच्छी जॉब नहीं मिली। मतलब आज भी उनके पास में डिग्रियाँ बहुत सी है, मेरे से बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, लेकिन अर्निंग सोर्स नहीं होने की वजह से परेशान है। तो वो देख के एक एक्सपीरियंस आया है, क्या बच्चे जो पढ़ाई करते हैं बस नीचे मुंडी डाल के पढ़ाई मत करो, दुनिया देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए। नौकरी ज़रूरत है, तुम ज़रूरत पाओगे तो आगे बढ़ोगे। नौकरी अगर मिडिल क्लास का है, गरीब घर का है, तो उसको सबसे पहले अर्निंग सोर्स भी देखना है।
तो पहले अर्निंग सोर्स के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने चुना, मुझे मैं कांस्टेबल बन गया, अर्निंग सोर्स आ गया मेरे पास में। उसके बाद में मैंने अर्निंग सोर्स आने के बाद में मैं निश्चिंत हो गया कि चलो नौकरी तो है मेरे पास में, अब मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया कि चलो मुझे आगे बढ़ना है। एग्ज़ाम दिया, अल्लाह करम से मैं एग्ज़ाम में पास हुआ, सब इंस्पेक्टर बन गया। अभी अच्छी जगह पे हूँ, पुलिस स्टेशन के ठिकाने में नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखती। पढ़ाई के साथ में आप ये भी देखो कि दुनियादारी कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है। तुम अर्निंग सोर्स को भी देखो। क्या मैं सिर्फ पढ़ता जाऊँगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा? क्योंकि कैसा होता है, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी बाद में मतलब वो घुटने टेक देता है, क्योंकि अर्निंग सोर्स नहीं रहता। डिग्रियाँ बहुत पड़ी है लेकिन अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है, क्या करेगा? कम से कम पहले अर्निंग सोर्स के लिए कोई भी जॉब हासिल कर लो। जॉब हासिल करने के बाद में तुम यूपीएससी भी कर सकते हो, एमपीएससी भी कर सकते हो, सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे तुम कर सकते हो। आपने सर जो अपनी पूरी लाइफ बताया कि कांस्टेबल के लिए जब आपने अप्लाई किया तो 8 मरतबा फेल हुए, उसके बाद एमपीएससी में जब आपने अप्लाई किया तो 3 से 4 बार फेल हुए। बिल्कुल। तो काफ़ी ऐसे युवा इस वीडियो को देख रहे होंगे जो एक बार फेल होने पे ही उन्हें लगता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसी नेगेटिव थाउट्स। नहीं, देखो तो सब फेल बार बार होने के बावजूद आपने हिम्मत रखा। जी। और जिसका नतीजा है कि आप आज पुलिस सब इंस्पेक्टर हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा, जो तुम्हारा अनसक्सेस है, ये अनसक्सेस को तुम सिर्फ अनसक्सेस के तरीके से मत देखो, इसको देखो तजुर्बा है, अनुभव है, ये तुमको एक्सपीरियंस दे रहा है। जैसे तुम अनुभव जो फेल हो जाते हो किसी जगह पे, तो फेल होने के लिए तुमने सीखे है ना, जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आया है वो तुम्हारे हाथ में आज आ गया है, और ये एक्सपीरियंस बनते बनते ही आपको सक्सेस कराता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे एक बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं और थक जाते हैं, यार अब क्या करेंगे? अरे तुम्हारे पास टाइम है ना, तुम्हारा जब तक के टाइम है तब तक के लड़ो, कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। एक बार हो गया कि चलो नहीं हुआ, तुम्हारी एज लिमिट ख़त्म होगी, सारी बातें ख़त्म होगी, तब तुम बोल सकते हो कि नहीं यार मैंने कोशिश किया लेकिन मेरे नसीब में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, या मेरे से कुछ कमी रह गई, मैंने मेहनत नहीं किया। लेकिन उसके लिए लड़ो, मेहनत तो करो। आगे ऐसा नहीं होना कि आपके पास में सब वक्त निकल गया और आपने बोला यार मैंने 2 ही बार किया था और अटेम्प्ट कर लेना था शब्द निकलना नहीं चाहिए। जब तक के है तुम्हारे पास जितना टाइम है उतने टाइम तक के तुम लड़ो, एग्ज़ाम दो, सक्सेस आज निकल होंगे। चलो ठीक है, तुम यूपीएससी के तुम्हारे एम्स हैं और यूपीएससी तुम क्लियर नहीं हो रहे, चलो दो तुम यूपीएससी के एग्ज़ाम तो साथ में एमपीएससी दो। यूपीएससी देने वाला एमपीएससी के अंदर की फर्स्ट क्लास पोस्ट आराम से ले लेता है ईजिली, क्योंकि उसके लिए वो ईजी होता है। वो पढ़ाई कर रहा है यूपीएससी की, वो पढ़ाई करते करते जो वो पढ़ाई करता है तो उसमें जो एमपीएससी के जो राज्य सेवा एग्ज़ाम्स वगैरह है तो वो क्लियर करने की एबिलिटी क्षमता उसमें आ जाती है। तो उसका काम है यूपीएससी दे रहा है तो यूपीएससी दे, पर यूपीएससी के साथ में डिमोरलाइज न होते हुए खुद को मतलब खुद का क्या बोलेंगे मनोबल न गिराते हुए वो एमपीएससी भी ट्राई करे। हो सकता है कि एमपीएससी के अंदर हो जाए। अभी यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं उनके भी इंटरव्यू देखे हैं मैंने कि वो एमपीएससी में सक्सेस नहीं हुए, यूपीएससी दी, यूपीएससी में पास हो गए, आईएएस आईपीएस अधिकारी बन गए। जो पीएसआई के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ वो आईपीएस अधिकारी बन के बैठा है आज। क्यों? क्योंकि उसमें वो शक्ति थी, वो धैर्य था, वो कर सकता था कि नहीं यार ये मेरे से मैं इससे बड़ा देखूँगा कुछ करके। जो यूपीएससी करते थे उनसे वो हुआ नहीं, उनने एमपीएससी के एग्ज़ाम दिए, आज वो तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर बन के बैठे हैं। उनमें एबिलिटी थी, की है उन्होंने। तो कोई चीज़ से मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर ऐसा डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है यार मेरा भी ये नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा आज नहीं कल, ये पोस्ट मिलेंगी वो पोस्ट मिलेंगी। तुम्हारा काम है कि वो चीज़ के लिए लड़ो, वो चीज़ के लिए पढ़ाई करो। हमने जब पढ़ाई की पीएसआई के लिए जब पढ़ाई की हमने देखा चलो एग्ज़ाम पास करके बनना ही है। सुबह 6 बजे उठ जाते थे हम, मैं था, मेरे साथ इरफान था, दीपक ढोमने था, पवन इंगड़े था, सुनील राउत था। हम सुबह 6 बजे लाइब्रेरी खोलते थे, सुबह 6 बजे हम ही लाइब्रेरी खोलते थे, रात में 1 बजे हम ही लाइब्रेरी बंद करते थे। घर पे जाने का कोई टाइम नहीं था। सुबह से आए बैठे, एक नमाज के लिए टाइम, दूसरा खाने के लिए टाइम, उसके लिए तीसरा टाइम नहीं था हमारे पास में। ये टाइम के अलावा हम सिर्फ पढ़ाई करते थे। इस तरीके से हमने सिर्फ 4 महीने पढ़ाई की। 4 महीने की पढ़ाई के अंदर हमने पीएसआई पोस्ट को हासिल कर लिया। आपने सर जितने दोस्तों के नाम बताए उनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद संगत का बहुत बड़ा असर पड़ा है शायद आपकी लाइफ में। नहीं, संगत अच्छे लोगों की मैं वही बात पे विश्वास करता हूँ, जो संगत है, संगत से ही आप आगे बढ़ते हो। जो बोलते हैं ना एक गंदा फल सब फलों को सड़ा देता है वगैरह, ऐसे जो है एग्जाम्पल है। तो ऐसा होता है, देखो आप कैसे भी रहो, आपको तजुर्बा सबसे लेना है, अच्छों में रहना है, बुरों में रहना है। और अभी के जो आप समाज में रह रहे हो तो अच्छे बुरे तजुर्बे तुम्हें आना ही चाहिए।
उसके लिए उनको अच्छे बुरे लोगों के साथ रहना ही है। पर अच्छे बुरों में तुमको साथ में रह रहे हो किसी के, तो तुमको उसके अंदर के क्या लेना चाहिए तुम पे डिपेंड करता है। अगर मेरा दोस्त है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो सिगरेट भी पीता है, तो मेरा काम है वो पढ़ाई में अच्छा है ना, तो उसकी वो चीज़ मैं लूँ। वो सिगरेट पीता है वो चीज़ मैं नहीं लूँ। तो ऐसा हो जाता है कि हम उसके साथ में रह रहे हैं, पढ़ाई को भूल के हम सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब वो अगर वो कोई चीज़ों में बुरा है तो हमने वो बुरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, हमने वो सारी अच्छी चीज़ें लेना चाहिए। सारे दोस्तों में कोई दोस्त ख़राब नहीं होता है। हमारा काम है अगर कोई ख़राब है भी तो उसको सुधारने का काम हमारा है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बहुत शरारती था स्कूल टाइम पे। बहुत मेरे जो दोस्त वगैरह है, मैं जब PSI बना, मैंने मेरा स्टेटस डाला क्या क्वालिफाई में PSI के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ, मेरे बैनर वगैरह लगे थे बुढ़ाना में। तो एक मेरे दोस्त ने मेरे फेसबुक पे डाला, साजिद तू PSI कैसे बन सकता है। उसको शौक लगा क्योंकि वो मुझे जब मैं स्कूल में था तब मुझे जानता था। अब उसके बाद में मैंने जो स्ट्रगल किया उसको पता नहीं था, तो वो तो मुझे कमेंट करेंगे ही ना कि यार तू PSI कैसा बन सकता है। उसका सही था, मैं PSI कैसा बन सकता हूँ। लेकिन वो करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसने मेरी मेहनत नहीं देखा था कि जो मैंने मेहनत किया, जो रात रात भर मैं जागा हूँ, उसने नहीं देखा था। उसको बस मेरा रिजल्ट दिखा था कि साजिद अहमद हे पोलीस उपनिरीक्षक पदावर यांची नियुक्ती झाल्याबाबत, ऐसे एक पेपर में कुछ लाइन आई थी, वो उसने पढ़ा था। काफ़ी ऐसे युवा है सर जो पुलिस भर्ती के लिए नागपुर शहर में मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जॉब सलाराम फाउंडेशन के जो सेमिनार हुए, उस सेमिनार के बाद में बच्चे मोटिवेट हुए और पुलिस भर्ती की पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी डेली सुबह 5 बजे उठ के रेशनबाग ग्राउंड में जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप अपनी लाइफ से हम चाहेंगे कुछ ऐसी बात बताएं, जो कुछ ऐसी गलतियाँ आपने की है या आपके दोस्तों ने या कहीं से आपने सीखा हो जो लेसन्स, वो लेसन्स आप उन बच्चों को बताएं कि ये गलती आप ना करें या ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। देखो, अब हमारे टाइम पे कुछ दोस्त आते थे हमारे, जब हम फिज़िकल की तैयारी करते थे तो वो फिज़िकल के लिए आते थे, और कुछ दोस्तों के साथ में फिज़िकल के नाम पे आना वहाँ पे, और उनके साथ में बैठ जाना, गप्पे शप्पे मारना, टाइम हो गया घर पे चले जाना। घर वालों को लगता था बच्चा मेहनत करके आ रहा है, धोखा मत दो, कोई मतलब नहीं। देख तो स्ट्रेट करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। मैं अगर एम रखता हूँ कि मुझे यार जॉब हासिल करना है, कोई भी जॉब हो, पुलिस में हो, क्लरिकल में हो, या फिर एडवोकेट बनना है, या फिर दूसरा कोई गोल रखे हो, IAS IPS, इनका कोई गोल करो, लेकिन धोखा मत दो। कैसा होता है, कुछ लोग हमारे साथ में रहते हैं, ग्रुप समझो 8-10 लोगों का ग्रुप होता है। कुछ लोग सिर्फ वहाँ इसलिए आते हैं कि चलो उनको गप्पे छप्पे लड़ाना है, और वो आपके साथ में टाइम पास करते हैं और आप उनका टाइम पास बन जाते हैं। तो किसी का टाइम पास मत बनो। आपने देख लिया कि 2 घंटे का टाइम है, हमको शाम में 2 घंटे अपने को फिजिकल करना है, तो 2 घंटे फिजिकली करो, उसके अंदर जो भी आपका वर्कआउट है पूरा करो, दोस्तों के साथ में गप्पे छप्पे मत लड़ाओ। उसके बाद का टाइम है ना, उसके बाद के टाइम में जो भी आपको बैठना है आधा घंटा और बैठ जाओ, कर लो। और साथ में जब पढ़ाई करने जाते हैं तो वही सेम कंडीशन। कुछ लोग, कुछ दोस्त होते हैं पढ़ाई करते टाइम पे बीच में पूछेंगे यार इसका क्या है, बीच में नहीं, एक टाइम दे दिए कि आधा घंटे तक के हम पढ़ेंगे, आधे घंटे के बाद में 5 मिनट का डिस्कशन पीरियड रहेगा हमारा, वो 5 मिनट हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। जिसकी जो भी क्यूरीज है या फिर जो उसकी शंकाएँ है तो वो 5 मिनट के अंदर बताएंगे, वो 5 मिनट के अंदर हम करेंगे, फिर से 5 मिनट के बाद में हम 1 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा एक टाइम बना लो। ऐसा नहीं है बस बैठे हैं और बस शंका ही आ रही है, शंका ही आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बस शंका ही आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साजिद सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोटिवेट किया बच्चों को। तो जॉब सलाराम फाउंडेशन सर अभी आगे और कंटिन्यू वेबिनार और सेमिनार करने वाला है, और साथ साथ ऐसे पुलिस ऑफिसर एडवोकेट से मिल के नागपुर शहर और दीगर अतराफ के जो भी ज़िले हैं वहाँ के बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। जी जी। तो हम चाहेंगे हमारे जो युवा जॉब सलाराम फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इसमें, और हमारे फाउंडेशन के बारे में आप कुछ कहें जो ऐसा वर्क कर रहा है, जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है बच्चों। नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो बच्चों को, आप बच्चों के क्या बोलेंगे, एक उनको स्फूर्ति दे रहे हो, ताकत बन रहे हो उनकी, बहुत ज़रूरी है ये। मैं इसके साथ में आपको एक और बोलना भूल गया, मैं बताना चाहूँगा क्या, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो मराठी मीडियम के बच्चों को ठीक उनको मराठी आती है, लेकिन नागपुर के अंदर की कंडीशन ऐसी है क्या मराठी बहुत कम आती है बच्चों को, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मराठी नहीं है। और मोस्टली जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मराठी ग्रामर बहुत ज़रूरी है, मराठी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोगों को आप, जैसे ये आते हैं आपके पास में, तो इनको बताओ कि मराठी पे भी आप जोर दें, क्योंकि आप जो स्टेट में है वहाँ की मेन लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है मराठी है, और मेन लैंग्वेज मराठी होने की वजह से आपको मराठी में ही एग्ज़ाम देना है। एक तो मराठी में दो या फिर टोटली इंग्लिश में दो, बराबर है, लेकिन मराठी आपको ग्रामर देना ही है, तो मराठी सीखना ही है, मराठी ज़रूरी है आपके लिए। और बहुत से बच्चे जो है मराठी के वजह से एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होते, पास नहीं होते। मेरे साथ में जो मेरे दोस्ताने वालों को हुआ वो यही था, वो पुलिस के लिए फिज़िकली बहुत फिट है, मुझसे फिट है, लेकिन उनकी गलती यही हुई कि मराठी उन्हें आती नहीं थी,
कुछ बच्चे उर्दू मीडियम से थे, कुछ डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम से थे, उनका मराठी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एग्ज़ाम मराठी में आता है, क्या करूँगी? निबंध लिखने पड़ते हैं, जो भी HSC में भी जो भी ग्रामर आता है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है, शायद 120 मार्क्स का ग्रामर, मराठी ग्रामर होता है, जो तुम अगर मराठी करते हो तो बहुत बेनिफिट मिल जाता है तुमको मार्क्स का। मराठी के ऊपर जोर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पढ़ने चाहिए, नई नई जो करंट अफेयर्स की किताबें आती है वो पढ़नी चाहिए। तो मराठी को सर आसानी से सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मराठी को आसानी सीखने के लिए एक तो देखो, सराउंडिंग जो है हमारा, कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है तो हमें सराउंडिंग देखना चाहिए। हम अगर सराउंडिंग रखते, चलो भाई 4 दोस्त आने वाले हैं हमारे, 2 लोगों को मराठी आती है, 3 लोगों को नहीं आती है, मराठी में बात करनी चाहिए। पूरा 1 घंटा एक ग्राउंड में गए अपना, जैसा बात टाइम पास करते हैं, वो सारी बातें मराठी में करनी चाहिए। उससे क्या होता है, मराठी डेवलप होता है अपना, क्योंकि बात कर सामने वाले जो है वो परफेक्ट है मराठी में, हमें मराठी नहीं आती है, तो वो जो बोलेंगे वो हमें बोलने की, मतलब आप सराउंडिंग सबसे बेस्ट जो है कोई भी लैंग्वेज सीखने का, वो सराउंडिंग होता है। आप सराउंडिंग अगर वही सराउंडिंग में है तो आपको जल्दी से आ जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं अकेले में पेपर पढ़ूंगा, ये पढ़ूँगा, नहीं कर सकते। जो आप बच्चा जब कोई भी लैंग्वेज में, जो कोई भी, देखो आप जो बच्चा होता है वो 6-8 महीने, जैसा 6-8 महीने का हो जाता है तो बोलना शुरू कर देता है। क्यों बोलना शुरू करता है? क्योंकि सराउंडिंग, उसके कानों पे वही लफ्ज़ गिरते रहते हैं, वो तो समझता है कि ये लैंग्वेज है। अब वो आप फॉरेन में जाओगे, वहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि सराउंडिंग हुई है कंटिन्यू उनकी उस पर। मराठी, किसी मराठी घर में जाओगे आप तो बच्चा छोटे बच्चे जो 6-8 महीने का हुआ कि उसका बोलना शुरू हो जाता है, मराठी बोलना शुरू कर देता है। किसी मुसलमान के घर में जाओगे वो हिंदी बोलना शुरू कर देता है, वो सराउंडिंग होता है। तो बेस्ट, अगर जैसे आपको मराठी लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए आपको सराउंडिंग पैदा करना पड़ेगा। सराउंडिंग के साथ में फिर उसके बाद में आपको सराउंडिंग के साथ में ही आप पेपर पढ़ना शुरू कर दो, किताबें पढ़ो, मराठी की जो स्टोरी बुक्स होती है वो पढ़ो, उससे आपको मराठी डेवलप हो जाएंगे। तो जॉब सेलरम फाउंडेशन जो ऐसे काम कर रहा है सर, स्पेशली जी करियर गाइडेंस की सेमिनार पे सेमिनार कंटिन्यू हमारे जारी है। जी और पर्पस हमारा, गोल हमारा सिर्फ एक ही है, बच्चों को गाइडेंस देने के लिए ऐसे ही सेमिनार कंटिन्यू हमारे जारी रहेंगे। जी जी इसके अलावा हमारा एनजीओ दूसरे कोई वर्क नहीं करने वाला, एजुकेशन पे फोकस है। तो हम चाहेंगे हमारे इस फाउंडेशन के बारे में आप कुछ जी देखो, शेयर करें। जॉब फाउंडेशन जो कर रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी नेशन की जो जिसको बोलेंगे हम पिलर जो है वो आपका एजुकेशन। आपका एजुकेशन आपके नेशन को कहाँ ले जाता है, ये एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, आपके देश के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आज हमारे जो देश है, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन बोल के एक संकल्पना होती जा रही है। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जो हमारे बेस्ट ब्रेन है, जो हमारे मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे यहाँ पे तो है इंडिया में, लेकिन यहाँ उनको उनके हिसाब से नौकरी नहीं मिलने की वजह से या पेमेंट्स नहीं मिलने की वजह से ये सारे के सारे जा रहे हैं फॉरेन में। इसको ब्रेन ड्रेन बताया जाता है कि हमारा जो अच्छा दिमाग है हिंदुस्तान का वो वहाँ जा रहा है। तो मैं जॉब फाउंडेशन से कहना चाहूँगा कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, तो कंपनीज़ है या गवर्नमेंट कंपनीज़ है, इसमें ये बात आनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं ऐसे जो बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, होशियार है, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल करना चाहिए। जो हमारे होशियार लोग उधर चल जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो उनमें वहाँ नहीं जाते हुए वो हमारे देश की सेवा में उन्होंने अपना टाइम डालना चाहिए। उनको अगर यहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छा पेमेंट्स मिलते हैं, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो यहीं करेंगे और उसका सारा फ़ायदा हमारे देश को होगा। इसकी वजह से हमें अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। फॉरेन में देख लो आप, मैक्सिमम आपको इंडियन ही मिलेंगे, जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, टॉप के इंजीनियर्स है, वो इंडियन ही मिलेंगे आपको। उनको यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो वो वहाँ चले गए, ऐसा पता चलता है। तो अगर हमारे देश में नौकरियों के लिए उपलब्धियाँ रहे, उनको अच्छे चांस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो, पैकेजेस अच्छे हो, तो वो यहाँ से यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और जॉब फाउंडेशन जो काम कर रहा है, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि उनको फ्री में सारी चीज़ें मुहैया करा के दे रहा है। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो उनके लिए बना रहा है जो बच्चे देख के खुद पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर से आप फेसबुक पे हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा जो पेज है जॉब सेलरम फाउंडेशन, इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब पे अगर से आप ये वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।